हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी डेली करंट अफेयर्स और पीआईबी की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आरबीआई ग्रेड बी के स्टूडेंट्स के लिए एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, किसी की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए बेस्ट सोर्स है बिगनर टू बैंकर कोर्स। इसमें आपको बेसिक टू एडवांस्ड वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी कॉन्सेप्ट्स की, आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है, आशुतोष सर की सिलेबस आपका कवर होगा, स्टडी नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, डाउट क्लियरेंस सपोर्ट भी आपको ईमेल के थ्रू मिलता है। कोर्स को लेने का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मतलब एक कोर्स में तीनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो रही है। आप बताओ कहाँ मिलता है आपको ऐसा। और प्राइस सुनोगे ना तो और भी ज़्यादा अच्छा है। स्टैंडर्ड और प्रो दो वर्जन्स में अवेलेबल है। स्टैंडर्ड सब कुछ आपका ऑनलाइन रहेगा। देखो अब एआई का ज़माना है, सब ऑनलाइन ही चाहिए होता है। सिर्फ 4899 रुपीज़ का है, 3 एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपका प्रो वर्जन है। प्रो वर्जन आपका ऑनलाइन तो जो है वो सब रहेगा ही, प्लस आपको आपकी आरबीआई ग्रेड बी की फ़ेज़ 2 की बुक्स होम डिलीवर्ड होती हैं। उसका प्राइस आपका 8499 रुपीज़ है। जल्दी जाइए अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोर्स ज्वाइन कीजिए, अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। चलिए पहली न्यूज़ है आपकी आज की। रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लेजिस्लेटिव बॉडीज़ इज़ द नीड ऑफ द आवर। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है। तो देखिए उन्होंने क्यों कहा है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट मूव ला रही है जो हमारी सरकार है। अभी उन्होंने ड्राफ्ट अमेंडमेंट बिल आपका किया है क्लियर। अभी वो आपके जाएगा पार्लियामेंट में, स्पेशल सेशन भी होगा उसके लिए। इसके अंतर्गत वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को आपके ऑपरेशनलाइज करेंगे। तो आपकी 106th अमेंडमेंट एक्ट पास होगी, जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जाएगा। और ये सब हो रहा है आपके 2029 जो जनरल इलेक्शंस होंगे ना लोकसभा के, उससे पहले उन्हें ये एक्ट पास करना है। और इसी एक्ट में जो विमेन हैं उनको रिजर्वेशन दी जाएगी आपकी लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में। तो ये आज तक ये हुआ नहीं था, ये पहली बार हमारी कंट्री में हो रहा है। इसमें और हम देख लेते हैं क्या पॉइंट्स हैं। डी कपलिंग फ्रॉम द न्यू सेंसस। देखो पहले क्या था, ये एक्ट तो देखो पास होना ही था। तो उन्होंने कहा था कि इस एक्ट के पास होने के बाद जो भी फर्स्ट सेंसस होगा ना, उसके बेस पे आपका पूरा डिलिमिटेशन होगा। देखो क्या होता है ना, जो लोकसभा की सीट्स होती हैं, ऑब्वियसली अब जब कोटा देना है तो सीट्स बढ़ाई जाएंगी, ठीक है। और वो सीट्स बढ़ाने का किस पे किया जाता है, बेस पे कि कहाँ कितनी सीट होनी चाहिए, पॉपुलेशन के बेस पे किया जाता है, ठीक है। कि इतनी पॉपुलेशन पे एक सीट, इतनी पॉपुलेशन पे एक सीट, ऐसे किया जाता है। तो अब पॉपुलेशन हमें कौन बताएगा, सेंसस बताएगा। तो उन्होंने कहा था कि एक्ट पास होने के बाद जो भी सेंसस हुआ होगा ना सबसे कंडक्ट नियरेस्ट, तो उसी के बेस पे हम ये सब करेंगे डिलिमिटेशन। देन उसके लिए एक्सपेक्टेड क्या था कि 2027 तक हमारा सेंसस हो जाएगा, जो अभी आपका पता है स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अब इसमें चेंज किया गया है। गवर्नमेंट अब क्या कह रही है कि ऑब्वियसली देखो ये सेंसस तो अब हमें पता है अभी शुरू हुआ है, इसका आने में टाइम लगेगा आपका पूरा डेटा। अब उन्होंने क्या कहा है कि डीलिमिटेशन हम 2011 के ही सेंसस पे अब कर देंगे, ठीक है, ताकि फास्ट ट्रैक कर सकें हम इस एक्ट का रोल आउट। वरना 2029 के लोकसभा इलेक्शन से पहले रोल आउट होना मुश्किल हो जाएगा अगर मैं 2027 के डेटा पे डिपेंड करूँगी। देन आपकी सीट्स एक्सपैंड की जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी जितनी सीट्स हैं लोकसभा में उसी पर ही कर दिया जाएगा रिजर्वेशन, नहीं। आपकी सीट्स जो हैं, आपका ये 33%, तो ये याद रखना 33% कोटा अब औरतों को मिलेगा। इसमें क्या है, मेल रिप्रेजेंटेटिव्स को ये नहीं किया गया है कि उनका नंबर घटा दिया जाएगा, नहीं। इसमें क्या है, आपकी सीट्स बढ़ा दी जाएंगी। लोकसभा की सीट्स जो हैं अभी 543 है, उससे बढ़ा के अब 816 कर दी जाएगी। और इसमें देखिए अब जो आपका ऑब्वियसली एक्सपेंडेड हाउस हो जाएगा जब एक्ट पास हो जाएगी। 816 में से आपकी 1/3 सीट्स यानी कि 273 सीट्स फिर आपकी रिजर्व रहेगी फॉर विमेन। तो देखो हम ऐसे एरा में रह रहे हैं, अलग ही हिस्ट्री एक क्रिएट होने वाली है हमारी कंट्री के लिए। वर्टिकल रिजर्वेशन भी दी जाएगी। कोटा विद इन कोटा भी रहेगा। इसमें क्या होगा, 33% कोटा में ही आपकी जो विमेन है फ्रॉम योर स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब्स, वो भी इसी में ही, मतलब उनको जो 33% है उसमें आगे और सब कोटा आपके दिए जाएंगे। देन रोटेशन ऑफ सीट्स भी होगा। तो बिल में ये भी बात की गई है कि सीट्स को रोटेट किया जाएगा आफ्टर एवरी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। तो मोस्टली आपके सेंसस के बाद होती है डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। और इससे क्या हो कि जो सेम कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं आपकी, दे आर एंड परमानेंटली लॉक्ड फॉर वन जेंडर। तो क्या होगा, देखो ऐसे ना डिवाइड किया जाएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी किसी विमेन को ही जानी है, ठीक है। तो इसको क्या है, हर आपका जब डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज होगी, डिलिमिटेशन में बेसिकली पॉपुलेशन के बेस पे, अभी जो मैंने आपको बताया कि बेस पे देखा जाता है कि कितनी सीट्स हमारी कंट्री में होनी चाहिए।
क्योंकि देखो एक अगर एमपी कोई है तो वो कितने आराम से कितनी पॉपुलेशन को संभाल सकते हैं कि उनकी केटर कर सकते हैं। तो जब डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी ये बदला जाएगा कि कौन सी सीट विमेन एमपी को मिलेगी, ताकि क्या हो कि ये आपका रोटेशन में चलता रहे। ये नहीं है कि उस सीट से हमेशा ही आपकी हर क्या हो कि विमेन लीडर ही जा रही है। इसके लिए पूरी टाइमलाइन क्या है, तो ड्राफ्ट अमेंडमेंट आपकी अप्रैल 8 को पास कर दी थी कैबिनेट ने। एक स्पेशल पार्लियामेंट का डिस्कशन सेशन होगा इसमें अप्रैल 16 से 18 तक। ऑपरेशनल डेडलाइन है इसकी कि अर्ली 2028 तक इसको पूरा, इसके लिए सारा कुछ प्रिपरेशन हो जानी चाहिए। और जो आपके 2029 के लोकसभा इलेक्शंस होंगे उसमें ये 33% कोटा वाला सिस्टम आपका अप्लाई होगा। चलिए नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट श्री CP राधाकृष्णन जी रिलीजेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन सिंधी। तो आपका क्या है कि देखिए सिंधी भाषा दिवस ना अप्रैल 10 को मनाया जाता है, उसी के उपलक्ष्य में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का लेटेस्ट एडिशन सिंधी लैंग्वेज में निकाला है। तो बेसिकली आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो होती है ना वो इसको लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके देती है। एंड इसमें क्या है, अब देखो जो ये निकाला है ना लैंग्वेज तो सिंधी है लेकिन 2 स्क्रिप्ट्स में निकला है। सिंधी लैंग्वेज को लिखने के लिए एक देवनागरी स्क्रिप्ट को यूज़ किया गया है और पर्शियन स्क्रिप्ट को भी यूज़ किया गया है। तो 2 वर्जन्स निकाले हैं। अब देखो सिंधी लैंग्वेज आने की वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो हमारी जो स्केड्यूल लैंग्वेजेस हैं, आपके ना कॉन्स्टिट्यूशन के 8th स्केड्यूल में 22 लैंग्वेजेस दी गई हैं, उससे ही हम इंडिया की स्केड्यूल लैंग्वेजेस कहते हैं। तो 22 की 22 स्केड्यूल लैंग्वेजेस में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा ट्रांसलेट किया जा चुका है। और इसके साथ साथ देखिए जो सिंधी लैंग्वेज है आपको ये जानना ज़रूरी है, ये 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 में पास हुआ था, जिससे इसको 8th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। चलिए नेक्स्ट है नेशनल अथॉरिटी कैंपा ऑर्गेनाइजेज नेशनल वर्कशॉप ऑन सेटलमेंट एंड डिजिटाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट बाउंड्रीज इन न्यू दिल्ली टू एक्सेलरेट GIS बेस्ड फॉरेस्ट बाउंड्री डिजिटाइजेशन। तो यहाँ पे ठीक है वो पूरा रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज सारे कर रहे हैं। यहाँ आपको कैंपा के बारे में जानना ज़रूरी है। कैंपा का फुल फॉर्म है कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। तो ये क्या है, ये बेसिकली आपकी बनाई गई थी सरकार ने कि सारे ना जो फंड्स होते हैं ना, देखो एनवायरनमेंट को भी इतने फंड्स एलोकेट होते हैं, तो वो फंड्स को मैनेज करना और कलेक्ट भी करना है फंड्स को। अगर कोई भी कंपनसेशन लगती है किसी भी आपके कंपनीज़ पे MNCs पे कि वो एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं या फिर वो क्या कर रहे हैं, वो फॉरेस्ट को काट कर उस लैंड को किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उन पर भी ना कंपनसेशन लगती है कि आपको मानो कोई माइनर है उसको फॉरेस्ट काट के माइनिंग करनी है उस जगह पे। अब जो वो उसने नुकसान होगा ना कि आप फॉरेस्ट लैंड को कर रहे हो माइनिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए कंपनसेशन पे करनी होती है, ठीक है। और वो कंपनसेशन के सारे फंड्स कौन मैनेज करता है, आपका कैंपा ही मैनेज करता है। ये पहले क्या है, ऐसे एडॉग बॉडी बनाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप बनाइए, ठीक है। लेकिन उसके बाद इसे एक्ट पास किया गया था आपका कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016, और फिर रूल्स भी उसके आए थे 2018 में। उसके अंतर्गत कैंपा को आपका स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया था। अब देखो ये कैसे ये जो फंड्स हैं ये कलेक्ट करते हैं। अगर कोई भी फॉरेस्ट लैंड है उसको किसी ने लिया, माइनर ने ही लिया, माइनिंग ने लिया, या हाईवे बनाने के लिए किसी भी आपकी NHAI ने मानो लिया, तो एजेंसी को ना सबसे पहले एक नेट प्रेजेंट वैल्यू देनी होती है। ये होती है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द लॉस ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, कि आपने जो फॉरेस्ट काटोगे हमें ऑक्सीजन दे रहा था, ठीक है, इतना आपका बायोडाइवर्सिटी थी, तो उसका पूरा एक मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। देन कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, तो अगर आपने मेरे से जितनी लैंड ली है ना, मैं इतना ही कहीं और लगाऊंगी फॉरेस्ट, ठीक है, उसका भी खर्चा आप ही दोगे मुझे। देन और लेवाइज भी लगाए जाते हैं उन पे, जैसे कि वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान्स, देखो ऑब्वियसली वहाँ के वाइल्ड लाइफ को भी तो मैनेज करना है, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट, ऐसे ऐसे उन पे लगाए जाते हैं और भी उनको चार्जेस देने होते हैं। और ये सब आपका जो फंड्स होती है ये कंपनीज देती हैं और इसे मैनेज करती है कैंपा, कि कैसे आगे इसको यूज़ करना है, कहाँ और मुझे ट्रीज़ लगाने हैं, वो सब वो देखते हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो नेशनल अथॉरिटी होती है जिसे नेशनल कैंपा बोलते हैं, ये दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है, और ये नेशनल फंड को के अंदर का जो भी कलेक्शंस होते हैं उसे मैनेज करते हैं। नेशनल फंड में आपके 10% ऑफ टोटल कलेक्शंस जाते हैं। देन स्टेट एडवाइजरी यानी कि स्टेट कैंपा होती है, ये हर स्टेट और यूटी की अपनी होती है, ये स्टेट फंड को मैनेज करते हैं। तो हर जो कलेक्शन होता है उसका 90% आपका स्टेट फंड में जाता है, ठीक है। और ये एनुअल प्लान ऑफ ऑपरेशंस बनाते हैं फॉर लोकल एफॉरेस्टेशन एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। चलिए नेक्स्ट है फाइनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026, जिसका सब टाइटल है आपका बेसिकली इम्प्लीमेंटिंग द सेविले कमिटमेंट, और यूनाइटेड नेशंस ने रिलीज़ की है आपकी रिपोर्ट।
तो देखो ये रिपोर्ट में ना क्या है कि ना सबसे पहले तो ना ये सुनो, ये सेविले कमिटमेंट आपका है क्या है। तो ये ना एक कमिटमेंट आपका हुआ था, इसको कॉम्प्रोमिसो दे सेविले भी बोलते हैं। तो ना आपकी ना एक कॉन्फ्रेंस हुई थी विच इज़ योर 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट। बेसिकली इसमें था कि हमें पैसे की ज़रूरत है अगर हमें अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखो जो हैं SDGs हैं, जो हमें 2030 तक अचीव करनी है, पैसे की तो ज़रूरत लगेगी ना उसमें। तो उसके लिए ना आपकी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ, सेविले स्पेन में, ठीक है। ये आपकी पिछले साल ही हुई थी, जून से जुलाई के बीच में। अब उसमें ना आपका एक सेविले कमिटमेंट साइन हुआ था, एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब इस डॉक्यूमेंट में क्या कहा गया था कि देखो 5 साल रह गए, 2025 से 2030 के बीच में 5 साल रह गए हैं, तो अब हमें पुश देना पड़ेगा कि हम SDGs को अचीव करें ही करें, और उसके लिए फाइनेंस लगेगा, ठीक है। अब फाइनेंस में इन्होंने ये कहा था इस कमिटमेंट में कि हम $4 ट्रिलियन जो हैं सारी कंट्रीज़ मिलके करेंगी, ठीक है, इकट्ठा के जो भी गैप आ रहा है ना फाइनेंसिंग में वो लेंगी, जिससे देखो क्या है, जो डेवलप्ड नेशंस है कहीं ना कहीं सबसे प्रदूषण तो उन्होंने क्रिएट किया ना, क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रीज़ पहले लग गई थी। अब जो अभी कंट्रीज़ डेवलपिंग है या लीस्ट डेवलप्ड है, उन पर भी मैं उतना ही भार कैसे डाल सकती हूँ एनवायरनमेंट को वो करने का, उन पे तो अभी तो वो तो उठ रही है, उनकी तो इंडस्ट्रीज़ लगी भी नहीं है। तो इसलिए आपकी ना जब भी एनवायरनमेंट की बात हुई तो हमेशा ये बात हुई कि इवन कि आपके UNFCCC में भी कि डेवलप्ड नेशंस की ना ज़्यादा जिम्मेवारी है, उनको फाइनेंस देना ही पड़ेगा डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को, लेकिन ना वो दे नहीं रहे हैं, और इसी गैप पे ही आपकी हुई थी कमिटमेंट। अब ये जो रिपोर्ट है इसने यही कहा है कि फाइनेंसिंग स्क्वीज़ चल रहा है और बिल्कुल कैटास्ट्रॉफिक है, कि यही अगर नहीं हुआ ना फाइनेंस तो फिर हम नहीं अपने SDGs अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो डेटा ने अब देखो क्या क्या दिखाया है, देखो अब गैप और भी क्यों है फाइनेंसिंग का हो रहा है, इतना हमें पता है, जियो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, ठीक है, आपके फ्रैगमेंट्स हो रहे हैं कंट्रीज़, एक मतलब वही है ना कि आपस में इतनी दिक्कतें हो रही हैं तो क्यों फाइनेंस करेंगी। चलिए इस रिपोर्ट में देख लेते हैं क्या अलार्म्स बताए हैं इन्होंने। सो सबसे बड़ा है फंडिंग गैप, कितने का है, $4 ट्रिलियन का इस टाइम फंडिंग गैप है अगर आपको SDGs अचीव करने हैं। ये 2015 में $2.5 ट्रिलियन का था और ये अब बढ़ चुका है, $4 ट्रिलियन का गैप है फाइनेंसिंग गैप। देन इसके साथ साथ डेट बर्टन, सो डेट यानी कि कोई भी लोन्स हैं किसके ऊपर उधार है, सो डेट सर्विसिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज हैज़ रीच 20-year हाईज। सो फॉर मैनी नेशंस इंटरेस्ट पेमेंट्स नाउ एक्सीड स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन और हेल्थ। तो देखो जब डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका डेट ही इतना ज़्यादा है, ठीक है, उन्होंने लोन्स ही इतने दे रखे हैं, मतलब कि 20-year रिकॉर्ड हाई पे वो नंबर है, तो वो कहाँ एनवायरनमेंट पे कहाँ से लगाएंगे, ठीक है, पहले तो अपने लोन चुकाएंगे ना। और बहुत सारे नेशंस हैं जिनका तो मतलब कि इंटरेस्ट पेमेंट्स इतना ज़्यादा है कि एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में भी नहीं वो उतना कर रहे हैं, उससे ज़्यादा उनको इंटरेस्ट देने पड़ रहे हैं, है ना। तो मुझे बताओ कहाँ से आपके SDG के लिए वो फाइनेंसिंग कर लेंगी। इसके साथ साथ ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस ODA, सो ODA में बहुत आपका कॉन्ट्रैक्शन देखा गया है, ड्रॉप आया है, 23% का ड्रॉप आया है, और प्रोजेक्टेड है कि 2026 में 5.8% और ये डिक्लाइन हो जाएगा। सो सिर्फ आपकी 4 कंट्रीज़ हैं, डेनमार्क, लग्जमबर्ग, नॉर्वे एंड स्वीडन, जिन्होंने अपने टारगेट्स पूरे किए हैं। सो उन्होंने असिस्टेंस दी है, वही जो मैंने कहा ना कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को डेवलपिंग कंट्रीज़ या लीस्ट डेवलप्ड नेशंस को देनी असिस्टेंस, दे नहीं रहे हैं, ठीक है। बहुत कम कंट्रीज़ हैं जो एक्चुअली कमिटेड हैं और हेल्प कर रही हैं, और यही इस रिपोर्ट ने बताया है। इसके साथ साथ रिकमेंडेशंस क्या दी गई हैं इस रिपोर्ट में वो देख लेते हैं। सो देखो अब वही है कि उन्होंने अगर सारी दिक्कतें बताएंगे तो ये भी बताएंगे कि अब क्या करो गोइंग फॉरवर्ड के जिससे हम कर सकें अचीव। तो उन्होंने एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच बोली है। सबसे पहले तो रीजनल कॉपरेशन लेकर आओ। देखो जितने भी रीजनल बैंक्स हैं आपके, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है या ट्रेड ब्लॉक्स हैं, ठीक है, इनको कहा गया है कि आपको लग रहा है ना कि ग्लोबली नहीं हो रहा है तो आपस में मिलकर एक दूसरे को असिस्टेंस दो। आपको लग रहा है ग्लोबल सिस्टम्स फेल हो रहे हैं तो आपको एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। देन क्लाइमेट प्रूफिंग, तो जितनी भी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको ग्लोबल रेजिलियंस फंड से आप लिंक करो। तो मतलब अपने अंदर की इन्वेस्टमेंट्स में भी ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स बेसिकली बढ़ाओ। देन इंटरनेशनल टैक्स कॉपरेशन, तो इसके साथ साथ UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टैक्स कॉपरेशन देखो एक होती है। तो उसमें क्या है, उन्होंने बात की है कि ये कन्वेंशन, फ्रेमवर्क कन्वेंशन आप करिए टू कर्ब इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज एंड एक्सपैंड द डोमेस्टिक टैक्स बेस इन डेवलपिंग नेशंस।
कि आपको क्या करना पड़ेगा, देखो अपना टैक्स बेस बढ़ाइए, टैक्स बेस बढ़ेगा डोमेस्टिक कंट्रीज़ का तो क्या होगा, पैसा उनके पास ज़्यादा आएगी, है ना, रेवेन्यू ज़्यादा आएगा, पैसा ज़्यादा होगा तो वो फाइनेंस कर पाएंगे। तो उन्होंने एक तरीके बताए एक तरह से कि कैसे आप फाइनेंसेस को बढ़ा सकते हो। चलिए नेक्स्ट है, सेकेंड एडिशन ऑफ रन संवाद वॉज हेल्ड एट द एयरफोर्स ट्रेनिंग कमांड इन बेंगलुरु। तो ये ना आपका रन संवाद जो है ये बेसिकली जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी है ना, उन्होंने किया है शुरू। और ये क्या है कि इनिशिएटिव है, इसमें हमारी जो तीनों आर्म्ड फोर्सेज है ना वो मिलकर आपस में बातचीत करते हैं। ये माना जाता है कि साइलोज में नहीं काम करना है, इंटीग्रेट करके आपकी आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को मिलकर काम करना है। तो आपस में उन तीनों का ही डायलॉग होता है। और इस साल का ये थीम क्या था, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस एंड इम्पेरेटिव फॉर एड्रेसिंग कन्वेंशनल एंड इरेगुलर थ्रेट्स। चलिए नेक्स्ट है, एंथ्रोपिक एआई अनाउंस्ड प्रोजेक्ट ग्लासविंग। तो ये प्रोजेक्ट क्या है, इसके अंतर्गत ये एक मेजर साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव कर रहे हैं सेंटर्ड अराउंड एन अनरिलीज्ड हाई कैपेबिलिटी एआई मॉडल, जिसका नाम इन्होंने रखा है क्लॉड माइथॉस प्रीव्यू। सो क्लॉड करके ये अपना एक ना एआई बना रहे हैं, ये आपकी एक अमेरिकन एआई कंपनी है। और ये कह रहे हैं कि वो इतना साइबर सिक्योरिटी में अच्छा है ना कि वो उसको ये जनरल पब्लिक को नहीं देंगे, ये सिर्फ सरकार के लिए बना रहे हैं, एक सारी ना कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स के लिए। सो जो ये क्लॉड माइथॉस है ना, ये इन्होंने माना है कि ये मोस्ट एलीट ह्यूमन सिक्योरिटी रिसर्चर्स को भी सरपास करेगा। पूरे इन्होंने टेस्ट रन किया कि इसको कोई सरपास ही नहीं कर सकता, ठीक है, कोई इसको हैक कर ही नहीं सकता, ठीक है। और इसमें क्या है, इट इज़ uniquely capable of vulnerability chaining combining multiple minor flaws to a single complex exploit। तो मतलब ये पूरा साइबर सिक्योरिटी ट्रेल सब ये पकड़ सकता है। इसको लॉन्च किया है इन्होंने, तो इनके पार्टनर्स हैं एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, AWS, एनवीडिया, सिस्को, JP मॉर्गन चेज, लाइनेक्स फाउंडेशन, मतलब सारे जो मेजर हैं ना आपके बड़े बड़े, उन सबके साथ मिलके इन्होंने ये लॉन्च किया है। देन इसकी फंडिंग जो है, सो एंथ्रोपिक ने $100 मिलियन इसमें कमिट किए हैं एंड $400 मिलियन इनडायरेक्ट डोनेशंस लिए हैं, वो क्रेडिट्स में किए हैं, और $4 मिलियन का डोनेशंस की मांगा है टू ओपन सोर्स सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प मेंटेनर्स पैच देयर कोड। तो बेसिकली क्या है, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड है, आप इसको बिल्कुल वैसे याद रखिए इजी लैंग्वेज में। और इसके लॉन्च पार्टनर्स क्या हैं, और डेवलप किया है इसे एंथ्रोपिक एआई ने क्लॉड माइथॉस को। चलिए नेक्स्ट है, इंडिया एंड मॉरिशियस कंक्लूडेड एग्रीमेंट्स टू इम्प्लीमेंट प्रोजेक्ट्स अंडर $680 मिलियन इकोनॉमिक असिस्टेंस पैकेज प्रोवाइडेड बाय इंडिया। तो इंडिया ने मॉरिशियस को दिया है, अमाउंट याद रखिएगा। सो पैकेज के अंदर ना डिफरेंट सेक्टर्स में वो करेंगे, और जो पैकेज है ना ये आपका, इसमें क्या है, कुछ लोन्स के रूप में, कुछ ग्रांट्स। तो लोन्स वो हैं जो वो वापस करेंगे इंटरेस्ट के साथ, ग्रांट्स वो होते हैं जो दे दिया उसके बाद वो वापस नहीं आती हैं। सो इसमें एनर्जी सिक्योरिटी में करेंगे। सो ये एग्रीमेंट हुआ है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जिसमें इंडिया ऑयल एंड गैस सप्लाई करेगा मॉरिशियस को, क्योंकि वेस्ट एशिया में कन्फ्लिक्ट हो गया ऑब्वियसली उसके डिस्ट्रप्शंस के बाद। देन हेल्थ केयर में न्यू नेशनल हॉस्पिटल के लिए फंड किया गया है, और एक आपका आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाया जाएगा, वेटरनरी स्कूल भी बनाया जाएगा इंडिया द्वारा मॉरिशियस में। देन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर आपका बनेगा एट SSR इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और मेजर मोटरवे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स बनेंगे। ग्रीन एनर्जी के आपके फील्ड में 17.5 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लगाएगी, मतलब इसी आपके लोन्स के थ्रू लगाया जाएगा एट टैमरिंड फॉल्स, और इसे आपके लीड करेगी NTPC, और 100 इलेक्ट्रिक बसेस भी वो अपने देखिए कंट्री में चलाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, इंडिया एंड भूटान साइन टैरिफ प्रोटोकॉल ऑफ पुनात सांगचू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो देखो टैरिफ प्रोटोकॉल बेसिकली क्या है, इसके अंतर्गत ये है कि टैरिफ मतलब चार्जेस क्या लगेंगे। तो ये प्रोटोकॉल क्या कहते हैं, इसमें स्पेसिफिकली आपके लिखा गया है। तो देखो भूटान से ना हम इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के अंतर्गत खरीदेंगे कि वहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है सरप्लस, जो आपकी कंट्री में यूज़ होने के बाद सरप्लस बच रही है, हमें बेच दो। तो उसके लिए उन्होंने टैरिफ्स कि क्या हम आपको चार्जेस देंगे। सो इसमें क्या है, जो प्रोजेक्ट है ना ये नवंबर 2025 में इनॉग्रेट किया गया था, और इसमें क्या है, इसमें ऑलरेडी आपके सरप्लस पावर इंडिया को भूटान दे रहा है। एंड सबसे पहले एक म्यूचुअली एग्रीड रेट था, लेकिन अब उन्होंने बिल्कुल प्रोटोकॉल बना के पूरा फ्रेमवर्क बना गया, ये रेट है, हम आपको पर यूनिट ये रेट देंगे। देन टैरिफ प्रोटोकॉल के साथ साथ दोनों नेशंस ने एक
मेथडोलॉजी भी साइन की है फॉर रिएक्टिव एनर्जी अकाउंटिंग, और ये May 1, 2026 से आपकी इफेक्टिव हो जाएगी। इस फ्रेमवर्क में बेसिकली क्या होगा, आपका ग्रिड स्टेबिलिटी और ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग जो पावर एक्सचेंज के लिए, उस पर फोकस किया जाएगा। क्योंकि देखो गोइंग फॉरवर्ड ऑब्वियसली और भी प्रोजेक्ट्स आएंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक के, तो ज़रूरी है कि ऐसा एक फ्रेमवर्क प्रॉपरली साइंड हो अकाउंटिंग, क्योंकि देखो उनके सिस्टम अलग हैं, हमारे अलग हैं, है ना, तो पूरा अकाउंटिंग कैसे होनी चाहिए इस पर ये फ्रेमवर्क साइन हुआ है। चलो इस प्रोजेक्ट के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ना आपकी, इसकी 1020 मेगावाट्स की कैपेसिटी है। एंड इसमें क्या है, लोकेशन इसका क्या है, वांगडू फोदरांग डिस्ट्रिक्ट जो भूटान में है। ये आपकी पुनात सांचू रिवर पर बना हुआ है, जो कि एक ब्रह्मपुत्र की रिवर की ट्रिब्यूटरी है। देन ये इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के अंतर्गत बना है। सो इंडिया ने 70% लोन और 30% ग्रांट दिया था भूटान को ये बनाने के लिए। देन जो प्रोजेक्ट है देखो, इससे भूटान की टोटल पावर जनरेशन बढ़ गई है, ठीक है, 40% से, जिससे क्या होगा देखो, उनकी कंट्री का तो अपनी नीड्स पूरी होंगी और वो बाकी एक्सपोर्ट करके एक्सपोर्ट अर्निंग्स भी कर सकेंगे, और इंडिया को क्या है, एनर्जी मिल जाएगी, रिन्यूएबल सोर्स है ना। चलिए नेक्स्ट है, संजय खन्ना जी इज़ द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इफेक्टिव April 9, 2026। तो इससे पहले वो क्या थे, BPCL में ही अपॉइंटेड थे एज डायरेक्टर रिफाइनरीज, और उन्होंने किसकी जगह ली है, तो जी कृष्ण कुमार जी की जगह वो आए हैं, जो अपनी पूरा अंतकाल अपना टाइम पूरा कर चुके हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, अब उनका रिटायरमेंट हो गया। नेक्स्ट है श्री आनंद कुमार पाल जी एज्यूम्स चार्ज एज चीफ एडवाइजर कॉस्ट इन द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये कौन होते हैं, जो चीफ एडवाइजर कॉस्ट होते हैं, एक तरह से इंडिया की गवर्नमेंट के कॉस्टिंग के हेड मान लो बस, ठीक है, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट्स के बिल्कुल करता धरता सबसे ऊपर बैठते हैं। सो इनका ये क्या है, 1997 के बैच ऑफिसर हैं ऑफ इंडियन कॉस्ट अकाउंट सर्विसेज। देन इससे पहले ये एडिशनल चीफ एडवाइजर कॉस्ट थे इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। चलिए क्लास आपकी ख़त्म, और इस फिर से मैं रिपीट कर दूं, RBI ग्रेड बी, IBPS PO, RBI PO किसी की भी तैयारी करो, बेस्ट कोर्स है बिगनर टू बैंकर कोर्स बाय बैंकर्स यूनिवर्सिटी। कोर्स का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जल्दी जाइए अपनी तैयारी शुरू कीजिए। 2 वर्जन में अवेलेबल है, स्टैंडर्ड एंड प्रो। स्टैंडर्ड आपका सारा ऑनलाइन रहता है, 4899 इसका प्राइस है। प्रो आपका सब ऑनलाइन तो रहेगा ही, प्लस आपको RBI ग्रेड बी की FM और ESI की बुक्स होम डिलीवर्ड होती हैं। इसका प्राइस है 8499 रुपीज़।